गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कोरिलेशन का, दैट इज़ कार्ल पर्सन्स मेथड। जो बेटा कोरिलेशन का सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है दैट इज कार्ल पर्सन मेथड। क्योंकि कार्ल पर्सन जो मेथड है इसको डेवलप किया गया था बाय द मिस्टर कार्ल पर्सन इन 1890। दैट इज़ वाई दिस मेथड इज़ कॉल्ड कार्ल पर्सन्स मेथड। ठीक है। So this formula is used to calculate correlation between variables in the form of a coefficient which is known as Karl Pearson's coefficient of correlation or Pearsonian coefficient of correlation. It has been named after its developer, that is Karl Pearson. ठीक है। So under this method, correlation between the variable is calculated on the basis of covariance between the variables. दो वेरिएबल्स होंगे, मतलब दो सीरीज़ होंगी आपके पास। ठीक है, एक्स सीरीज़, वाई सीरीज़। इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है उसे कोवेरियांस की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है, इसलिए इसे कोवेरियांस मेथड भी बोलते हैं। देखो, कार्ल पर्सन मेथड को कार्ल पर्सन्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, पर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, कोवेरियांस मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोवेरियांस यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऑल्सो दिस मेथड इज़ नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ठीक है। प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स अराउंड मीन्स इन टू सीरीज़। ठीक है। टू सीरीज़ है हमारे पास, जैसे टू सीरीज़ हैं एक्स सीरीज़ वाई सीरीज़, उनके बीच में क्या क्या मूवमेंट हो रही हैं डेटा के बीच में, मतलब डेटा के बीच में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उस मूवमेंट के बेस पे हम उसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। मीन इन टू सीरीज़, मतलब जो दो सीरीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के मीन से और अपने मीन से कितना वेरिएबल हैं, कितनी दूर हैं, तो इसलिए इसे प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी बोलते हैं। In fact, in its original form, this formula was developed by Karl Parsons as product movement method. इसे बोला भी ऐसे जाता है, Karl Parsons product movement method. So it may be noted here that Karl Parsons coefficient of correlation is also known as product movement coefficient and it is generally denoted as R. जब correlation find out करते हैं, correlation की को बेटे R सिंबल से डिनोट किया जाता है। आर मीन्स कोरिलेशन। समटाइम आर के फुट नोट में हम सीरीज़ मेंशन करते हैं, जैसे टू सीरीज़ है एक्स वाई तो हम एक्स वाई लिख देंगे, अगर वाई जेड है तो वाई जेड लिख देंगे। ठीक है। सो आर और आर एक्स वाई इन स्टैटिस्टिक्स से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बेटा, जो कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये एक अच्छा मेथड है कोरिलेशन फाइंड आउट करने का। देखो, स्कैटर डायग्राम मेथड में बेटे क्या था कि स्कैटर डायग्राम मेथड में हमने एक डायग्राम ड्रॉ करी, उस ग्राफ के बेस में हमने देख लिया कि ये हमारी सेंट्रल डिग्री है, हमारा जो फिगर्स हैं कहाँ पे स्कैटर्ड है। ठीक है। इन फिगर से पता लग सकता है कि आपके जो कोरिलेशन है बिटवीन द टू वेरिएबल्स पॉजिटिव है, नेगेटिव है और देयर इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। ठीक है। आपके जो डेटा है इट इज़ स्कैटर्ड इन वन प्लेस। ठीक है, या ये बिखरा हुआ है, इससे ये तो पता लग सकता है कि जो आपका कोरिलेशन है वो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है या लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन है, बट एग्जैक्ट अमाउंट नहीं हमें पता लगती कि कितना कोरिलेशन है। अगर हमें एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमें कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर है आपको पॉइंट? सो फर्स्ट, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, मतलब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिससे पता लगेगा कि ये जो दो सीरीज़ हैं एक्स और वाई एक दूसरे के साथ कितना रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन का इनकम के साथ क्या लेना देना है, कंजप्शन का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे
और एक फिगर से हमें पता लगेगा वो जो फिगर है एक्चुअली दिस फिगर रेज लाइज बिटवीन -1 to 1, मतलब जो कोरिलेशन होगा हमेशा -1 से लेके +1 तक ही प्रेजेंट होगा। ज़ीरो भी हो सकता है, इवन जो कोरिलेशन अगर ज़ीरो आ जाता है देन इट मीन्स देयर इज़ नो कोरिलेशन एट ऑल, राइट। सो कोरिलेशन की जो डिग्री है इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ल-पर्सन्स मेथड। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्चुअल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। एंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बेटे, ये भी मेजर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। मीन क्या होता है, एक एवरेज। ऑन एन एवरेज एक जो सीरीज़ है उसकी फिगर उसकी एवरेज से कितनी वेरी करती हैं, कितनी दूर लाइक करती हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन आपको पता है कि एवरेज है, ठीक है, एवरेज हम किसी भी चीज़ की फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि जो आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपकी एवरेज से कितनी दूर फॉल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि हमने आपकी इकोनॉमिक्स का रिज़ल्ट कैलकुलेट करा एंड फाइंड आउट करा कि 40 मार्क्स के टेस्ट में से ऑन एन एवरेज बच्चों ने मान लो कि 33 मार्क्स लिए, ठीक है, आउट ऑफ द 40 मार्क्स पेपर। तो 33 क्या है, एवरेज है। अब सब बच्चों के मार्क्स 33 नहीं होंगे, हो सकता है किसी बच्चे के 16 मार्क्स हों, किसी के 17 हों, किसी के 40 हों, किसी के 39 हों, किसी के 38 हों। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। एवरेज क्या होता है बेटे, जो हमारी कंप्लीट सीरीज़ है उसकी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को कंसीडर करके एक मिडल वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अब एक्चुअल जो हमारी मीन है वो हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से कितना फार वेरी करता है ये फाइंड आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेरिएबल्स। Now, based on mathematical techniques, Karl-Pearson's coefficient of correlation is based on some mathematical techniques. That is why it is capable of algebraic treatment also. Karl-Pearson's और coefficient of correlation method अगर हम adopt करते हैं तो बेटे इससे further algebraic calculation possible है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ की गई हैं जिसे मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने साइलेंट फीचर पढ़ ही लिए हैं कि जो आर है इट विल ऑलवेज वेरी बिटवीन -1 and 1। नेक्स्ट बेटा जो कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मेजरिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे जो आइडियल या बेस्ट मेथड है दैट इज, हाँ जी, दैट इज़ कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। नाउ जो कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बेटे ये कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये माना जाता है कि जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो एवरेज के आसपास होंगी, मतलब जो डाटा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। ऑल द फिगर्स आर नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल मीन्स कि कोई भी एबनॉर्मल ईयर की फिगर नहीं है, मतलब किसी साल में प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई है या किसी साल में बहुत कम हो गई है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ अज्यूम कि जो डाटा है इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टाइम पीरियड एंड देयर इज़ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अगर हम लीनियर रिलेशनशिप नहीं है फिगर्स के बीच में तो कोरिलेशन नहीं फाइंड आउट किया जा सकता। फॉर एग्जांपल if we talk about relationship between beauty of a person and income of the country, क्या कोई इस चीज़ में कोई लेना देना है? हो सकता है कि इसमें कोरिलेशन आ जाए, बट देयर इज़ नो एज सच लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। हो सकता है कि जो ब्यूटी है ब्यूटी किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, वो देश की प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जब भी हम
कार्ल-पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो दोनों वेरिएबल्स की जो ऑब्जर्वेशन है सेम होगी, ठीक है। अगर एक की ऑब्जर्वेशन 5 साल की है तो दूसरी की ऑब्जर्वेशन भी 5 साल की होगी। Cause and effect relationship between the variables while calculating the Karl-Persons coefficient of correlation, it is assumed that there is cause and effect relationship between the variables। मतलब जैसे कि आप इनकम का प्रोडक्शन के साथ कंपेरिजन कर लो, पॉसिबल है, क्योंकि एक चीज़ के कम होने से या बढ़ने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है। जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ की, क्योंकि लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अगर इनकम कम हुई तो प्रोडक्शन हमने कम कर दी, क्योंकि प्रोडक्शन इतनी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों के पास इनकम कम है। तो जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है किसी वेरिएबल के बीच में, देन उसकी हेल्प से हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कार्ल-पर्सन। कार्ल-पर्सन मेथड फाइंड आउट करेंगे कि बेटे अलग अलग मेथड हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? वी विल फाइंड आउट R is equal to covariance of x and y divided by standard deviation of x and standard deviation of y। अब now what is this covariance? कोवेरियंस को बेटे COV से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। और बाद में वो वैल्यू दी जाएगी जो सीरीज़ की वैल्यूज़ की हमने कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास दो सीरीज़ हैं तो देखो कोरिलेशन भी हम दोनों सीरीज़ का फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्स एंड वाई का, और कोवेरियंस भी एक्स एंड वाई का उठाना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई ही हमने उठाना है, ठीक है। आज के लिए बेटे आपको इतना ही वर्क है, दैट यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है जी, एंड लर्न द थ्योरी कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। सो विद दिस योर क्लास इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।